हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, एक अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात मौसम पे नहीं करेंगे, आज हम बात सियासी खबरों पे नहीं करेंगे शुरू में, लेकिन डेफिनेटली एडिटोरियल पे तो नजर डालनी ही पड़ेगी। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो सियासतदान हो या फिर वो एक्टर हो या फिर वो कोई भी हो, किसी भी शोबे में काम करने वाले लोग हों, उनके लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं और वे सभी यही बात कर रहे थे कि आज हमारे शो पे इतने जबरदस्त से चाइल्ड स्टार होंगे, एक जबरदस्त से गेस्ट होंगे, जिनसे मिलकर, जिनको जानकर आप लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और वो लोग जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनकी तो कोशिश होगी कि वो अपना जितने भी कोर्सेज हैं वो कंपाइल कर लें और अपनी एजुकेशन भी कंपाइल कर लें, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो अगर आपको सही टाइम पर मिल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, मोटिवेशन के बगैर तो आप जिंदगी में शायद कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मोटिवेशन ना हो तो आपके कोई गोल्स आपको जहां तक आपने पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे, पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, आप जिंदगी में मुश्किलात को फेस नहीं कर पाएंगे। और मुश्किलात को अगर फेस नहीं कर पाए तो जिंदगी में आगे कैसे जाएंगे? सब मुश्किलात को फेस नहीं करेंगे तो जिंदगी में आगे कैसे जाएंगे? लेकिन जिंदगी में आगे जाने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला तो होता ही है, जिससे इंस्पायर होके या जो हमारा रोल मॉडल होता है उसको फॉलो करते करते हम अपने जितने भी गोल्स होते हैं, अपने जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी से इम्प्रेस हैं, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है तो महज उसकी पर्सनैलिटी की हद तक उसको पसंद ना करें, बल्कि ये भी देखें कि उसके पीछे उसका कितना वर्क हार्ड है, उसने उसके लिए उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, और की मेहनत को भी उतना ही फॉलो करें। सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर बैठ जाना कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, बिल्कुल गलत है। उसके लिए उसकी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं आपको उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो अब बढ़ेंगे हम हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। 13 की 13 अपनी सेनेट की सीटें हम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं। जरदारी साहब डिस्पोजल पे रख दिया कि वो क्या फैसला करते हैं। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर कौन होगा विराजमान? ऑपोजिशन तैयार तो हुक्मरान जमात भी मुकाबले के लिए बेताब। आसिफ जरदारी की वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। कप्तान ने भी अपने 13 खिलाड़ी अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की झोली में डाल दिए। उम्र सिर्फ 10 साल लेकिन काम बेमिसाल। हम्माद साफी आज बनेंगे गुड मॉर्निंग आज के मेहमान। 10 साला नन्ना प्रोफेसर, बैक वक्त ब्लॉगर, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्राफिक डिजाइनर और खुद को अमन का सफीर मानता है। चलिए जी, आज मैं पहले मेन लीड पढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमेशा ओवेस को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है और ओवेस को पहले जो है वो अखबार उठा के पढ़ना होता है। अच्छा जनाब, आज एक्सप्रेस की जो मेन लीड है वो है इमरान की 13 नशिस्तें कुद्दूस बजिंजो के हवाले। अच्छा जनाब, सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला अब जारी व सारी है। पहले ये था कि सेनेट के इलेक्शन टाइम पे हो जाएं, अब सेनेट के इलेक्शन टाइम पे हो गए हैं। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचाया गया। अब हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को तमाम लोगों को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया और कहा है कि जी सबूत है तो लेकर आए, ताकि जो भी आप लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं वो एलिगेशंस के बारे में पता चल सके कि एलिगेशंस ठीक थे या नहीं थे, और अगर ठीक थे तो उसके लिए आगे इकदाम किए जाएं। और अब जो मामला है वो है सेनेट के सीट्स के हवाले से, चेयरमैनशिप के हवाले से, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से कि जी अब जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने भी कल इजलास किया, मशावरती इजलास था, जिसमें उनका पूरी जो सियासी क़यादत थी वो बैठी हुई थी और उस हवाले से वो बातचीत कर रहे थे कि अब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के लिए क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा। जबकि जरदारी साहब तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं और बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। फ़ौरन से ही जैसे ही सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जी 2 रुकनी अपना वफ्द वहाँ भेज दिया था उन्होंने, और उसके बाद जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। तो पीपल्स पार्टी बड़ी मुतारिक है और एक्टिव है, और जरदारी साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जी चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, लेकिन नून लीग भी कहती है कि जी लाहेअमल हम तय करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने जो है वो MQM से भी मदद मांगी है कि जी हमें अब आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। जबकि PTI के हवाले से अगर बात करें तो PTI के हवाले से भी गठजोड़
गठजोड़ का सिलसिला जारी है। तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से अब इस गठजोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सारे सिलसिले में जो बात हाईलाइटेड है और जो चीज़ प्रोमिनेंट रही सेनेट इलेक्शन के दौरान ओवरऑल वो थी हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, जिसकी जानिब से ये शोर मचाया जा रहा था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को सबूत के साथ बुलाया है, तो क्या वाकई इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस के पास कोई सबूत है, या फिर ये एक दफ़ा फिर से इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल देंगे। सबूत देना तो सबा वैसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है पाकिस्तान के अंदर, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है। बहरहाल इस हवाले से अगर बात की जाए पीटीआई की, तो वो इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि हम 13 नशिस्तें जो हमारी सेनेट की हैं वो अब्दुल कुद्दूस बजिंजों के हवाले करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहानी सामने आ रही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी अब करीब आ रहे हैं। बहरहाल दूसरी खबर जंग अखबार से है, जंग अखबार मेरे पास है, और इसकी आज सुपर लीड है कि क्या ये बादशाहत है, ज़ाती तशहीर पर शहबाज शरीफ इश्तिहार के 55 लाख रुपए जेब से अदा करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। इस पैसे से बहुत से गरीबों की दवाएं आ जानी थी, इलेक्शन करीब है, सरकारी खजाने से इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, बाकी दुनिया में ऐसा होता तो बताया जाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं। अब सबा आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे इश्तिहारी मुहिम के हवाले से तफसीलात तलब की थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, सिंध हुकूमत भी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी है। फिलहाल अभी जो सबसे पहले पकड़ हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की हो गई है, वज़ीर आला पंजाब की, जिन्होंने इश्तिहारी मुहिम के अंदर 55 लाख ने रुपए जवाब भी दे दिया है कि जी जितनी भी तशहीरी मुहिम हुई है डेफिनेटली उसका हिसाब भी देंगे, और हमें पता है कि कौम का पैसा जो है वो अमानत है, और ये सारी बातें खादिम आला ने भी की हैं। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि जो तशहीर पर इश्तिहारी मुहिम के हवाले से सीजेपी ने एक्शन लिया है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 55 लाख रुपए सिर्फ इश्तिहारी मद के अंदर आपने दे दिए हैं, और वो आपकी सेल्फ प्रमोशन हो रही है सरकारी खजाने से। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जरा वो 55 लाख रुपए अपनी जेब से अदा कर दें, इससे तो बहुत सारे गरीबों की अद्वियात आ जानी थी। अब देखते हैं बाकी सूबाई हुकूमतों की पकड़ कब होती है। बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों की पकड़ कब होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो शॉर्ट न्यूज़ है वो मैं शामिल कर देती हूँ कि चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नहीं, ऊँच कैसे मांग सकता हूँ, ऐसा कहते हैं जी सलीम मानवी साहब। और दूसरा, तलाल चौधरी पर तौहीन अदालत के फर्द जुर्म लगाने का फैसला 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में उनको तलब कर लिया गया है, और गद्दारी केस मुशर्रफ की गिरफ्तारी का हुक्म, यूएई कानूनी मुआवनत का भी मुआहिदा। तो जनाब ये तो थी तमाम शॉर्ट न्यूज़। और अगर बात की जाए पीएसएल की, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आज पीएसएल की बात करूं। आपका क्यों दिल करेगा? आप क्यों दिल करेगा? ऑब्वियसली क्योंकि जो हाल हुआ है कराची किंग्स का, लेकिन फिर भी कराची किंग्स के जो फैंस हैं उनको लाहौर कलंदर्स से जो है वो सबक हासिल करना चाहिए। उनके अंदर भी इतना सब्र है, तो सब्र का फल मीठा होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं, और मुख्तलिफ शहरों के हाल में इस वक्त तक आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ हमारे कौन से नुमाइंदे हैं। लाहौर में तारिक खान मौजूद हैं, जिनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज लाहौर का मौसम कैसा है? लाइन ड्रॉप हो गई है जी तारिक खान की, तो हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वैसे जब हम मुख्तलिफ शहरों का हाल जान रहे होते हैं और जब लाहौर की जानिब हम जा रहे होते हैं, तो मैं आज तारिक खान से यही पूछती कि तारिक खान, सब्र की तो अब इंतहा हो गई लाहौर वालों की। सब्र की वाकई में इंतहा हो गई है। मुसलसल 6 शिकस्तें सबा, मुसलसल 6 शिकस्तें, और उनके जो ओनर हैं खास तौर पर राना साहब, वो बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुसलसल 6 शिकस्तें इससे पहले किसी भी सीजन में नहीं हुई हैं। लाहौर बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, और इस हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे प्रोग्राम में आते भी रहे, और उन्होंने एक ही बात बताई है कि ब्रेंडन मैकेलम चूंकि कप्तान हैं, वो सही इस तरह से जेल नहीं हो पा रहे हैं लड़कों के साथ। शायद एक ये मेन वजह दिखाई दे रही है। ब्रेंडन मैकेलम कप्तान है, जेल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तो है ना, मतलब उनको पता तो है ना कि मुझे किस तरीके से जो है वो टीम को जेलअप करना है और आगे लेके चलना है। खैर, तारिक खान ज्वाइन किया हमें। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज क्या हाल चाल है लाहौर वालों के? सब्र की इंतहा हो गई, लाहौर कलंदर्स तो जीत ही नहीं रही। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर नहीं जीत पा रही, इसका भी लाहौरियों को अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है, गेम है, होती रहती है। दोबारा फिर अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह अगली दफ़ा शायद लाहौर कलंदर जीते। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा देखें कि आज सियासी एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो पंजाब असम्बली का सेशन जो है वो होने जा रहा है, और क्योंकि इलेक्शन जो है सेनेट के उससे पहले ही ये असम्बली का सेशन शुरू हुआ था, और आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। कल उन्होंने कुछ अहम केसेस जो हैं खुद नोटिस वो समाअत किए हैं। ख़ास तौर पे सेनेट के हवाले से जो 5 मेंबरान की डुअल नेशनैलिटी, जिनकी दोहरी शहरियत है, उनके हवाले से जो केस था उसकी समाअत की है, और उसमें उन्होंने जो पाँचों हैं, उन्होंने जो मेंबरान हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो नेशनैलिटी है उन्होंने छोड़ दी है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा था कि क्या
ये वापस हो सकती है, इस बारे में भी उनको आगाह किया जाए। और इसकी तारीख जो थी वो पहले 13 रखी गई थी कि 13 को इस्लामाबाद में इसकी समाअत होगी, लेकिन बाद में जब चीफ जस्टिस साहब को पता चला कि 12 तारीख को सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है, तो उन्होंने तारीख जो है वो कल के लिए रख दी है कि 10 तारीख को समाअत होगी और इस वाले से फैसला होगा कि कौन जेन्युइन तरीके से जो है वो छोड़ के आया है और वो इसका अहल है कि वो सेनेट का इंतखाब लड़ सके। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो यहाँ पे एक तकरीब से खिताब करेंगे और उस हवाले से भी एक्टिविटीज़ जो हैं ठीक है, मौलाना फजल रहमान भी खिताब करेंगे। अच्छा तारिक खान, बिल्कुल आप लाहौर से अपडेट कर रहे हैं, तो हम अभी PSL के हवाले से भी बात कर रहे थे। ये बताइए कि अब फाइनल तो कराची में होने जा रहा है, कितने सारे लाहौरी ये बात कहते हैं कि जी हम फाइनल देखने कराची आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो सभी का है और कराची भी कोई दूर नहीं है, कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो जोन से भी क्रिकेट के शायकीन होंगे और वो खुशी खुशी एक ख़ास तौर पे, क्योंकि कोई भी टीम जीते वो हमारी है, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही दोस्त हैं। तो कराची हो, कोई और हो, कहीं भी हो, तो वो फाइनल में जोन सी टीम भी पहुँचेगी ज़रूर। जो शायकीन है क्रिकेट है वो लाहौर से ताल्लुक़ रखें या किसी भी शहर से, वो ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यही हमारे स्टार्स हैं जो आगे जाके नेशनल। क्योंकि तारिक खान पूरे पाकिस्तान से ही लोग ये बात कह रहे हैं कि जी फाइनल देखने हमने कराची जाना है और होगा क्या, कितना ज्यादा यहाँ पर रश होगा, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कराची हम फाइनल देखने जाएंगे। तो बड़ी एक खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशंस चल रही है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अब स्प्रिंग सीजन जो है वो बस जाने को है और गर्मी जो है वो कुछ आने को है, तो लाहौर में उस हवाले से क्या एक्टिविटीज देख रहे हैं आप, और खास करके जो ट्रैफिक के मामला हैं वो किस तरह के हैं? लाहौर में ट्रैफिक के मामला बहुत ख़राब हैं फ़िलहाल, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन के मामला चल रहे हैं ख़ास तौर पे ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा है, जो काफ़ी डिले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी और इस पर काम शुरू हुआ है। तो वो उसका ट्रैक कुछ इस किस्म का है कि लाहौर जो है वो कट कर रह गया है। तो उस हवाले से जो ट्रैफिक का बहाव है वो शदीद मुतासर होता है लोगों को और बहुत शदीद परेशानी का सामना होता है। बहुत लंबा ट्रैक काट के उनको अगली तरफ जाना पड़ता है, बाद दफ़ा 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैक जो है वो उनको अबूर करना पड़ता है। डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जो यहाँ के ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 1.5 करोड़ और के करीब की आबादी गिनी जा रही है जो लाहौर में बस्ती है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का बहाव है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से लोगों को जो है वो काफ़ी ख़राब है। लाहौर से अपडेट कर रहे थे तारिक खान, आपका बेहद शुक्रिया। और मैं तो ये खादिम आला का शहर है, तारिक खान तो बस फ़ौरन से ये कहेंगे जी लाहौर में ट्रैफिक का तो कोई इशू ही नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो मामूल के मुताबिक होती है, बड़ा सिस्टमैटिक काम होता है। लेकिन खैर अब ट्रैफिक की जो सूरत हाल जो है एक बात आपको जरूर माननी पड़ेगी कि लाहौर के अंदर कदरे ट्रैफिक बेहतर है दूसरे शहरों के नस्बत। अरे कराची की अगर हम बात कर रहे हैं और आप हम कराची आइट्स हैं, तो डेफिनेटली हम तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना किसी भी शहर के ट्रैफिक को हमारी शहर के ट्रैफिक से, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो ट्रैफिक के हाल है वो तो खैर किसी शहर से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि तरक्याती मंसूबे कराची में भी हैं, लाहौर में भी बन रहे हैं, जैसे उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबे का बताया कि उसकी वजह से गर्दो गुबार है, ट्रैफिक जैम रहता है। लेकिन वहां पर एक अच्छी बात यह है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो बहुत एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमारे अगर ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो वो इतनी ज्यादा तंदही से ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे होते हैं। तो खैर कराची की तो खैर बात ही क्या है, कराची में तो अभी मसाइल ये चल रहे हैं कि जी जो सियासी जमात कराची को ओन करती है उसका सरबरा कौन है, दूसरा जी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता है जी हमने फंड दे दिए लगाए नहीं। कराची का तो मामला सबसे अलग है, तो हम कराची को कंपेयर ही नहीं कर रहे। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज आपने जानी, अब बात करेंगे एडिटोरियल्स की, जो बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? का शुक्र है, थैंक यू। क्यों इतने सैड हैं आप? मतलब आपने इलेक्शन करवा दिए सेनेट के, अब उसके बाद फिर अब जोड़ तोड़ हो रहा है, तो आपको खुशी होनी चाहिए। सियासी जमातें इसी बहाने से मिलके बैठ रही हैं। बस हमारा तो यही काम रह गया, जोड़ तोड़ सियासी कभी सेनेट इलेक्शन, कभी जनरल इलेक्शन, कभी धमकियाँ, कभी बहरहाल इस वक्त सबकी आपकी बात सही है कि धूम मची हुई है। इस वक्त जोड़ तोड़ की इलेक्शन हो चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की एलिगेशन लग चुकी हैं, तकरीबन तमाम जमातें शोर भी मचा रही हैं, जस्ट लाइक अपने ज़ख्म चाटना वो भी हो रहा है। इन सेनेट के इलेक्शन की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान बना है।
हम देखते हैं कि एक नाअहल का जब होता है वैस या ये बात होती है तो कहा जाता है कि तमाम के जितने भी इकदाम हैं उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिए जाएँ। मैं ये सवाल करता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की इतनी ज़बरदस्त और सीरियस एलिगेशन तकरीबन हर पार्टी के सरबराह ने खुद लगाई हैं, अपने लोगों पर लगाई है, उसके बाद इस सेनेट की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? क्या ये लेजिस्लेशन के काबिल होगी? क्या इस पर एतमाद करेगी कौम? और क्या ये आवाम के जमहूरियत का तसलसल आगे बढ़ रहा है ना, देखें बात वही है, लेकिन कानूनी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जिस सेनेट की बुनियादी बेईमानी पर होगी अवैस, उस सेनेट का मुस्तकबिल क्या होगा? बहरहाल इसकी अभी तहकीक होना बाकी है। एक मैं सवाल ऐसे हैं जो कि आम लोग ये उठा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तो ये तहकीक होना बाकी है कि आया कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई कि नई एलिगेशंस लग रही हैं, इलेक्शन कमीशन इसको सुनेगा, पार्टीज़ बहरहाल अपने अपने अंदर अंदरूनी तौर पर तहकीक कर रही हैं, लेकिन तहकीक को फ़िलहाल पसे पुश डाल दिया गया है और अभी जोड़ तोड़ है किसी तरह अपना चेयरमैन ले आया जाए। अच्छा, जो आपने बात की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो डेफिनेटली अगर हॉर्स ट्रेडिंग प्रूफ फिर तो सियासी शक्ल ही तब्दील हो जाएगी इस इलेक्शन की। लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग प्रूव नहीं होती है तो फिर हम ये मान लेते हैं और ये जान भी लेते हैं कि जी इल्ज़ामात की जो है वो सियासत है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो जोड़ तोड़ की बात है, जिन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते और हम तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं करते, अब वो फ़ोन भी करते हैं और जवाब भी देते हैं और फ़ोन भी उठाए जाते हैं और साथ साथ वफ्द भी भेजा जाता है, बातचीत भी चल रही है और मतलब बदल बदल के वही जोड़ तोड़ सामने आ रहा है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? आसिफ जरदारी सही कहते हैं कि सियासत बड़े इम्तहान लेती है। हाँ। और अभी तो पहला इम्तहान है, अभी तो इम्तहान शुरू हुआ है। तो ये बात सही है, हमने देखें डिस्कशन में ये बात कही थी कि सियासी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन के हवाले से। पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी से इल्हाक करती है, इत्तेहाद करती, इस हवाले से उनको ताउन देती तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा डेंट लगता और उसको 2018 के इलेक्शन में बड़े उसका जो है ना इम्तहान से गुजरना पड़ता है इस हवाले से। और पीपल्स पार्टी और आप देख लें कि नून लीग का जो है वो एक दूसरे के अब इस वक्त इस पोजीशन पर नहीं है कि वो आपस में इत्तेहाद करें। और जरदारी साहब ने तो, इमरान खान साहब ने तो क्लियर कह दिया कि नवाज शरीफ यानी कि नून लीग कैंडिडेट को नहीं लाना चेयरमैनशिप। अब सेफ वे क्या था, सेफ पैसेज क्या था? बलूचिस्तान का पस मंज़र। अब आप देखें कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के पीछे खड़े होकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने अपने तमाम 13 अरकान जो है आपकी गोद में डाल दिए और उसी में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि मैंने जरदारी साहब की गोद में डाल दिए। अब जरदारी साहब फिर के जो है ना यू टर्न तो हो गया लेकिन वो पूरा राउंड अबाउट घूम के जो है वो आए, लेकिन बात वही है। नफीस भाई, बात ये है कि बराह रास्त अभी भी इल्हाक तो नहीं हुआ है पीटीआई का और पीपल्स बराह पार्टी रास्त तो वो का। कर भी नहीं एक बीच में सकते। चैनल तो कुछ है ना। तो यही तो आपकी फेस सेविंग है ना। देखें आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। अब अगर आप देखें, आप उसमें देखें तो आपने पहले अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब को आपने 13 अरकान दे दिए और उन्होंने कह दिया कि मैं जरदारी साहब पे मैं उनके सपोर्ट करता हूं, जो वो फैसला करेंगे हमें कबूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इनडायरेक्टली अब उनके तमाम सेनेटर्स आपके पास आ चुके हैं, आप उनको ऑन कर रहे हैं, लेकिन अब जरदारी साहब जो फैसला करेंगे दे विल फॉलो। लेकिन इमरान खान साहब का और पीटीआई के जो दूसरे लोग हैं और खास तौर पर अपोजिशन के जो 7 लोग हैं वो ये कह रहे हैं किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून का जो चेयरमैन सेनेट है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर बाद में होना वही है जो पहले से ये बात की जा रही है कि परवेज रशीद साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे और फिर इस तरह की इस्लाहात लेकर आई जाएंगी कि नवाज शरीफ साहब बहाल हो जाएं, इलेक्शन भी लड़ सकें और सारी उन पर जो पाबंदियां लगी हैं वो खत्म हो जाएं। ये बात तो उस वक्त से आ रही है मार्केट में, जिसे हम कहते हैं सियासी मार्केट में, कि जब नून लीग के आपने देखा था गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक तहरीक मोमेंटम बनना शुरू हुआ था बलूचिस्तान में। उस वक्त से ये आ रहा था कि सेनेट लोग कुछ कह रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं हो रही है। असल कहानी यही थी कि सेनेट से नून लीग को किसी तरह पसपाई का सामना करना पड़ेगा और उसकी कम सीटें मिले, ये ज्यादातर लोगों को वो था। क्योंकि जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जब रज़ा रब्बानी के हवाले से बात हो रही थी कि उनको क्यों नहीं आप नामजद कर रहे हैं, दोबारा उनके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए। आप लोगों ने मेरा इदारिया डाइवर्ट कर दिया, मैं जिस इदारिये पे आ रहा था आपने सेनेट के इलेक्शन। असल कहानी यही है कि डॉन ने जो इदारिया जो डॉन का है फॉर पीपीपी पावर ट्रम्प्स प्रिंसिपल्स, ये बहुत जरदारी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है डॉन ने, सिर्फ इसी बात पर जो उन्होंने कहा है कि जो ब्लंट एक्सप्रेशन इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी
रज़ा रब्बानी साहब के और फरदुल्लाह Exactly, बाबर the साहब के point जो आए is थे, that. उसके बाद जरदारी साहब ने जो है उनके खिलाफ बात की और फरदुल्लाह बाबर साहब को भी तर्जुमानी बड़ी से हटा नफी तुली दिया बात गया की है कि और मैं कहा कि ज़्यादा तो उन्होंने नहीं कहूँगा। 18वीं तरमीम में कुछ जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया। नहीं किया। फिर नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ आईनी इक़दाम किए, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, इसीलिए नरम गोशा है नवाज शरीफ साहब का। लेकिन किस कोई दो राय नहीं है, रज़ा रब्बानी साहब और फरदुल्लाह बाबर की जो पॉलिटिकल करियर है उसके हवाले से उनका जो स्टैचर है कि वो जो है वो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी पसंद जो है सियासतदान दोनों, और वो बबंग दहल बात करते हैं। और इस वक्त भी हमने देखा था फरदुल्लाह बाबर ने जो बड़ी फायरी स्पीच की सेनेट के अंदर, रज़ा रब्बानी ने जो कहा और उन्होंने क्लियर कहा कि हम जो है स्टेट विद इन स्टेट नहीं चलने देंगे और हम नाकाम इसलिए हो गए हैं। और उन्होंने जो जरदारी साहब को बात बुरी लगी हुई, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी भी जब एक हिसाब का अमल आया तो वो पीछे हट गई। मुझे अकाउंटेबिलिटी की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया गया और कहा कि जी सबका एहतसाब होगा तो हमारी पार्टी भी पीछे हट गई, इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए, ये शर्म का मुकाम है। तो जो रज़ा रब्बानी साहब की जो भी वर्डिंग्स थी और उसके अगेंस्ट जो जरदारी साहब का बयान आया, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके बारे में नफी साहब कह रहे हैं कि जी मेरा एडिटोरियल जो है वो एक्चुअली ये था। लेकिन नफी साहब, आपको नहीं लगता कि जो ये जरदारी साहब का ओवरऑल एक्ट है इससे इनकी पार्टी पोजीशन या पार्टी साख मुतासर हो सकती है, क्योंकि इनके इतने सीनियर रहनुमा, इतनी सेक्रीफाइस करने वाले वो लीडर जो कई सालों से इनके साथ हैं, उनके बारे में इस तरह से बात कह देना, तो फिर तो इनकी पार्टी भी इंतशार का शिकार है। बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब इदारिये ने दिया है। उसने इस इदारिया कहता है कंप्रोमाइज शुड नॉट अमाउंट टू अ थरो डिसमेंटलिंग ऑफ पॉलिटिकल लेगेसी। ये आपने कंप्रोमाइज कर लें लेकिन पॉलिटिकल लेगेसी को आप स्टेक पर नहीं ला सकते। और सरदारी सजेस्ट पावर पॉलिटिक्स ट्रम्प्स ऑल प्रिंसिपल कंसिडरेशंस। तो ये इदारिये ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी ने कई मकामात पर जो है कंप्रोमाइज किया है, लेकिन आप पॉलिटिकल लेगेसी की कीमत पर कंप्रोमाइज जो है वो नहीं कर सकते। और जरदारी साहब को कहा है, जरदारी साहब की पॉलिसीज की वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत, जो आप कह रहे हैं ना कि इनके, उन्होंने कहा कि कोई इन्हें अपोनेंट नहीं मिला, रूरल एरियाज में भी आपको एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं मिली जो कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सके, इसीलिए पीपल्स पार्टी डोमिनेंट है वहां पर। हो सकता है, और ये इदारिये ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो जरदारी साहब की पॉलिटिकल जो बैक शेडो है उससे बाहर आए और वो पीपल्स पार्टी को उसके असल ग्राउंड रूट्स पर लेके जाएं जो कि पॉलिटिकल है, क्योंकि हमें जरूरत है ऐसी पीपल्स पार्टी की जो कि वाकई में ओरिजिनल लोगों की पीपल्स पार्टी थी, जो कि आवाम की जरदारी साहब ब्रांड ऑफ पीपल पार्टी। अगला एडिटोरियल क्या कह रहे हैं? अगला इदारिया जो है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बैन ऑन लूज सिगरेट्स। ये भी एक इदारती नोट है। अभी हम देख रहे हैं कि ट्यूसडे को कैबिनेट ने पास किया है एक उसमें ये था कि 2016 में स्टैंडिंग कमेटी ने नेशनल हेल्थ पर जो है ये बिल पास किया था कि बच्चों को या बच्चों के हवाले से कि लूज सिगरेट जो है वो दस्तयाब नहीं होनी चाहिए, उसकी सेल नहीं होनी चाहिए, इस पर पाबंदी लगा देगी। ये अब मार्केट में लूज सिगरेट यानी कि खुला सिगरेट जो है वो दस्तयाब नहीं होगा। वजह ये थी कि जो असल कहानी थी कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज थी या सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो बच्चों को 6 साल के बच्चों को टारगेट करती थी और वो स्कूलों के अतराफ जो दुकानें थी वहाँ इश्तहार दिया करते थे, वहाँ दुकानों पर चस्पा कर दिया करते थे बैनर्स, ताकि बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हों और वो उससे जो है वो सिगरेट लें। और उनके लिए उनके हुसूल में भी आसान था कि एक सिगरेट लेना आसान है, पॉकेट मनी से आप अपनी जो है वो सिगरेट ले सकते हैं, लेकिन जब एक पैक लेंगे तो वो हो सकता है बर्डन हो। तो इसने कहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोसाइटी जो है आपने नंबर ऑफ सोसाइटी आपने मार्क किया है और बच्चों को इस इकदाम से ये होगा कि बच्चों की दस्तरस से सिगरेट बाहर हो जाएगी। लेकिन नफीस भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? ये कवानीन पहले भी मौजूद है और इस तरह की चीज़ें पहले भी आती रही हैं। लूज सिगरेट के हवाले से, अंडर एज बच्चों को सिगरेट ना देने के हवाले से इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट तो अल्टीमेटली यही जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी ने कराना है। बिल्कुल बात आपकी सही है। देखें ना, हम ये भी लिखते हैं कि हर पैक पे हम देखते हैं इंजरियस टू हेल्थ सिगरेट, उसकी कोई फायदा नहीं होता, तस्वीर भी लगा दी जाती है क्योंकि जो ये भी कहा था कि जो एडिक्ट हैं, जो जिनको लग चुकी होती है, वो इस जो लेवल से, इस वार्निंग से उन पर असर नहीं पड़ता। और ये जो बात की है ना इम्प्लीमेंटेशन की, इसकी बहुत ज़रूरी है इंतजामिया को इसकी देखना, क्योंकि देखें लेजिस्लेशन पास हो जाती है, कानून बन जाते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो इसी तरह जो है उन चीज़ों से। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकेंगे क्योंकि अभी हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी शुक्रिया जी। अच्छा सर, सेनेट के हवाले से बात हो रही है कि सर अब सियासी जोड़ तोड़ का मौसम शुरू हो गया और वो जमातें जो एक दूसरे से राब्ता भी नहीं करती थी अब राब्ता कायम कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बात तो वाज़ेह है कि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो तन्हा चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कर सके या डिप्टी चेयरमैन को।
यकीनन एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। अब इसमें जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमारे पास 13 मुंतखब सेनेटर्स हैं जो हमारी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि खुद बन सके, तो हमने किसी का साथ देना है। हमारी सीनियर लीडरशिप ने बैठकर मशावरत की और अब इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना वोट उस पलड़े में डालें जिससे कि वफाक और फेडरेशन मजबूत हो। बलूचिस्तान फेडरेशन का एक ऐसी इकाई है जिससे अरसा दराज से एहसास महरूमी का वो चिकार रही है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में से कोई ऐसी शख्सियत जो इस अहल भी हो कि जिम्मेदारी निभा सके वो मुंतखब कर दिया जाए। हमने अपना कोई जाती लालच नहीं रखा, हमने कोई अपना मुतालबा नहीं रखा, हम कोई इसरार नहीं कर रहे कि हमें कोई सीट चाहिए, हमें कोई डिप्टी चेयरमैन चाहिए, कुछ चाहिए। हम चाहते हैं कि फेडरेशन मजबूत हो और बलूचिस्तान वो सूबा जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। अगर आप देखें खुशहाल पाकिस्तान का जो हमारा जो एक अंदिया है या CPAC को सामने रखते हुए, तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। लेकिन सर एक इसमें सवाल उठता है कि आपने इनडायरेक्टली जरदारी साहब के पास सरेंडर नहीं कर दिए अपने सेनेटर्स, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बंजो साहब को इमरान साहब ने कहा कि 13 सेनेटर्स मैं इनके हवाले करता हूं, और अब्दुल कुद्दूस बंजो कहते हैं कि जो जरदारी साहब फैसला करेंगे वही फैसला होगा। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपने सरेंडर कर दिया। देखिए, नहीं, ये हम इस अंदाज में नहीं देख रहे। हमने अपने सेनेटर्स को और अपने वोट को जमहूरियत और वफाक को मजबूत करने के पलड़े में डाला है। हम समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान को अगर ये नुमाइंदगी मिल जाए तो उससे फेडरेशन मजबूत होगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा। वहाँ एक उनको फीलिंग है कि डेवलपमेंट फंड्स में भी उनके साथ नाइंसाफी होती है, मुलाजमतों भी नाइंसाफी होती है और सियासत में भी उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती। और अगर बलूचिस्तान का देखिए फेडरेशन है, अपना सेनेट है क्या? सेनेट है वो इदारा जो कि वफाक को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ सबको बराबरी के तौर पर नुमाइंदगी दी गई है। तो अगर बलूचिस्तान को ये इज्जत मिल जाती है जो कि मैं समझता हूँ हमें देनी चाहिए। तो आप चूंकि बात कर रहे हैं फेडरेशन की मजबूती की बात कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में चूंकि एहसास महरूमी एक अरसे से है, वहां से चेयरमैन सेनेट अगर हो तो बहुत अच्छा है और फिर CPAC की भी अलग डायनामिक्स वहां से नजर आ रही है। लेकिन सर ये भी बात बताइएगा, क्योंकि मुखालिफिन और नाकदीन खास तौर पर ये बात कर रहे हैं कि ये एंटायर PMLN वोट जा रहा है इस वक्त। आप यानी PMLN की मुखालफत के अंदर पीपल्स पार्टी से भी आप इत्तेहाद करने चले गए हैं और एक अरसे तक इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते रहे, उनसे इत्तेहाद नहीं होगा, ये भी आज तक वो कहते हैं। देखिए, बात ये है पीपल्स पार्टी ने तो अपने फैसले खुद करने हैं ना, वो खुद मुख्तार जमात है और वो अपने फैसले आजाद करते हैं। अब देखिए, रजा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के मुंतखब सेनेटर हैं। अब उनकी अपनी जमात में और उनकी अपनी क़यादत में इन हालात में जो कि उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही, उसके बावजूद उन्हें मौजूद नहीं समझा। तो देखिए, सूरत हाल को सामने रखकर आपको फैसले करने होते हैं। हमने अपनी गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल थी, हमें सबसे मुनासिब ऑप्शन यही दिखाई दी। ओके सर, वी गॉट योर पॉइंट। सवाल ये पैदा होता है, फेडरेशन की मजबूती के लिए आपने इतना ऐसा काम किया, ठीक है, सब सराहते हैं इस चीज को, लेकिन फिर कल अगर 2018 के इलेक्शन के बाद जो है आप नून लीग को की सपोर्ट करते हैं और इसी करेंगे आपके मुल्क के उसके लिए मुस्बत अंदाज में जाने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर हो गया हमारा इत्तेहाद, कल ये भी हो सकती है बात। देखिए, बात सुनिए, इत्तेहाद की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुल्क की मफाद में हमने कई इक़दाम उठाए हैं। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर, जब नून लीग की हुकूमत आज भी है और कल भी थी, नवाज शरीफ साहब के साथ हमारे इख्तलाफात आपके सामने चल रहे हैं, लेकिन जब सानिया पेशावर हुआ APS का, तो हमने सब कुछ तर्क करके अपना धरना भी खत्म किया और हमने बैठकर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान उनके साथ मिलकर मुरतब किया। आपने देखा
जब अपना यमन का मामला आया तो हमने मुत्तफिका करारदाद में अपना किरदार अदा किया। आपने देखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमने अपना रोल प्ले किया। देखिए, हम कोई ये सियासत जिद नहीं होती, सियासत में देखना होता है। सर, इनडायरेक्टली आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्की मुफाद में जो चीज होगी, चाहे आपको मुफाहमत करनी पड़े, डायरेक्टली करनी पड़े, इनडायरेक्टली करनी पड़े, आप मुफाहमत भी करेंगे। और जिस तरीके से ये 13 नशिस्तों का मामला है, मैं उसकी वजाहत करूं थोड़ी। एक है मुफाहमत अपनी जात के लिए, अपने किसी मकसद के हसूल के लिए, और एक है मुफाहमत अपनी जात से बालातर होकर मुल्क के मफाद के लिए। थोड़ी सी दोनों में तशखीस जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये जो 13 नशिस्तों का मामला है, तो डेफिनेटली पीटीआई के हवाले से इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी अब पीपल्स पार्टी से इनडायरेक्टली जो है वो गठजोड़ के सियासत सामने आई है। सर ओवरऑल अब क्या देख रहे हैं? सेनेट के हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात भी लगाए गए हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का ताल्लुक है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, बहुत अफसोसनाक बातें सुनने में आई हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन हूं। इस जो सेनेट का इलेक्शन इस दफा हुआ है, इससे सेनेट के वकार में, पार्लियामेंट के वकार में इजाफा नहीं हुआ। मुझे कहने दीजिए कि किसी हद तक कमी वाकई हुई है। लोगों को उस पर बहुत एक तनकीद का मौका मिला है, और इससे जिन जिन हजरात ने, जो भी, किसी का नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने अपने वोट बेचे हैं, उन्होंने अपने मैंडेट के साथ भी ज्यादती की है, और उन्होंने जमहूरियत के साथ ज्यादती की है, और उन्होंने सियासी इखलाकियात में एक ऐसी नई तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं जिसका मुझे बहुत अफसोस है, चाहे उनका ताल्लुक मेरी अपनी जमात से क्यों नहीं है। और मैंने रिकमेंड किया है, और मैं अपनी पार्टी की क़यादत से, मैं अपने चेयरमैन की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, और उन्हें ना आइंदा टिकट मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ईसीपी ने बुलाया तो है 14 मार्च को, अब देखते हैं क्या होता है। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है कि आप कहते हैं पार्लियामेंट में वहाँ चोर और डाकू बैठे हैं। पार्लियामेंट में आपके सरबराह ने कई मरतबा पार्लियामेंट के बारे में बड़ी नाजेबा जबान इस्तेमाल की है। एक सेनेट, सर लेट मी कंप्लीट। सर सेनेट में, सेनेट के जो सेनेटर्स आप देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एलिगेशन है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इस सेनेट को के बारे में आपकी क्या राय होगी? कल को फिर आपको इसको भी गालियां बकेंगे, क्योंकि इसकी तो बुनियाद ही बेईमानी से पड़ रही है। पहली बात तो ये है मेरे भाई, मैंने जहां तक ताल्लुक है, खुदा ना खासा न कभी पार्लियामेंट के बारे में गलत इस्तेमाल लफ्ज किया है, न करूंगा। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, पार्लियामेंट की इज्जत करना मेरे पर लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2, वजाहत यह है, चेयरमैन ने सारे पार्लियामेंटेरियंस को नहीं कहा। इस पार्लियामेंट में कुछ लोग, ठीक है सर, आपका मौकफ बिल्कुल आ गया है। लेकिन आपने सवाल किया, जवाब तो ले लिया करें ना। अब आप जवाब तो पूरा ले लेना, ये नाइंसाफी ना कीजिए। नहीं सर, बिल्कुल। इस पार्लियामेंट में ऐसे लोग भी कुछ हैं जो नैब ज़्यादा लोग हैं, तो उनके वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के कबायली इलाके मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक रखने वाला 10 साला हमाद साफी 5वीं जमात का तालिब इल्म है, और वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कम उम्र तरीन प्रोफेसर होने का एजाज भी रखता है। हमाद साफी निजी सरकारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और स्कूल्स के तलबा को लेक्चर्स भी देता है, और वो बिला मुआवजा काम भी करता है। बिल्कुल, इनके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट है, इस नन्हे प्रोफेसर पर। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन काम बेमिसाल। ये है नन्ना प्रोफेसर हम्माद, जो बैक वक्त ब्लॉगर, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्राफिक डिजाइनर और खुद को अमन का सफीर मानता है। हम्माद यूनिवर्सिटीज के तलबा को लेक्चर के दौरान उनके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी देता है, और 5वीं जमात का ये पश्तून तालिब इल्म अंग्रेजी जबान बोलने पर भी उबूर रखता है। हम्माद अपने मुतादिद इंटरव्यूज में एक सच्चा पाकिस्तानी बनने के अज़्म का इजहार कर चुका है। हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस में बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल कर रहा है, और उसका नुक्ता नजर है कि अगर भारत में एक अखबार फरोश मुल्क का सदर बन सकता है, तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और वो है सबक पर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा काम तुझसे, फिर दुनिया की इमामत का। हम्माद साफी का अज़्म है कि वो फाटा में बेहतरीन तालीमी इदारे की बुनियाद रखेगा, और इस इदारे में बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी।
10 साल हम्माद के मुताबिक वो दुनिया का पहला कम उम्र तरीन बच्चा बनेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा में ममालिक के सरबराहान से खिताब करेगा और ये ख्वाब जल्द पूरा होगा। दुनिया में हर कदम, हर लम्हा, हर एक पल चैलेंज है। हम्माद को पाकिस्तान भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों से दावतनामे मौसूल हो रहे हैं और वो इन इदारों में जाकर खुसूसी तौर पर लेक्चर्स देने का आगाज कर चुके हैं। तो जनाब आपने ये रिपोर्ट देखी और इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट और इतना ज़बरदस्त टैलेंट ये हमारा पाकिस्तानी टैलेंट है और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे और डेफिनेटली बिल्कुल भी मैं देर नहीं करूँगी। हम्माद साफ़ी से आपको मिलवाते हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी आपके बारे में ये रिपोर्ट देख रहे थे, 5th क्लास में आप पढ़ते हैं और आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। इवन मैं हैरान हुई ये देखकर कि आप कॉलेजेस के लोगों को वहाँ पर जाके लेक्चर दे रहे हैं। हम इतने छोटे से हैं, नन्हे से प्रोफेसर हम आपको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा, मतलब कैसे आपके पास इतना नॉलेज है, कैसे आपके पास इतना टैलेंट है, ये सारा कैसे कर लेते हैं आप? सबसे पहले जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, क्योंकि वो जो है, अगर हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान से निकालते हैं तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान की नज़रियाती जड़ों को हम काट देंगे। और दूसरी बात, जो कोई भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम को स्टडी करता है, उनके फिलॉसफी, उनको आइडियोलॉजी को पढ़ता है, तो वो इस्लामिक, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में, अपनी फिलॉसफी में इस्लामिक हिस्ट्री को इस तरह बयान किया है कि जो भी उसको स्टडी करता है वो खुद को उस दौर में पाता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक फिलोसोफर थे, बिल्कुल, वो एक आइडियोलॉग थे और सबसे बड़ी बात वो एक सीयर थे जिसको आने वाले दौर की एक तस्वीर नजर आती थी। ठीक, वो फरमाते हैं कि खोल आंख मेरी आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और मैं उनके आइडियोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं इस्लामिक हिस्ट्री को स्टडी कर रहा हूँ और एंड माय आइडियोलॉजी इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इकबाल द मिस्टीरियस। उनसे मैंने ये सीखा है। और दूसरी बात, अल्लाह ने मुझे मतलब इस तरह टीचर्स दिए हैं कि जिनकी सोच भी जो है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट टीचर्स, बिल्कुल बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, मैं जो बात कह रही थी, मैं वो ये कह रही थी कि डेफिनेटली जो आपके एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर गेम्स का, स्पोर्ट्स का और दीगर चीज़ों का शौक होता है, या इस एज में बच्चे कहते हैं जी हमें कुछ कमर्शियल कर लेना है या हमें किसी ड्रामे में काम करना है, हमें इस स्पोर्ट्स में आना है, और साथ साथ वो स्टडी भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी जो नज़रिया है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो बातें हैं, बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त बातें हैं कि वो लगता नहीं है कि ये छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कर सकता है। आपने कहा आप अल्लामा इकबाल को स्टडी करते हैं, लेकिन ये शौक़ आपके अंदर कब से आया? कब आप खुद 5th क्लास में है, कब से आपने उनको स्टडी करना शुरू किया? इसके अंदर, इस सारी चीज़ों के अंदर किसने आपको हेल्प आउट किया? मैं 2 साल हो गए मेरे कि मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को स्टडी कर रहा हूँ, उनकी फिलॉसफी को स्टडी कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि मैंने जब स्पोकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं वहाँ पर इंग्लिश सीखने आया था। अच्छा, कि मैं सोच रहा था बहरमुल्क जाकर, फौरन जाकर मैं स्टडी करूँगा, लेकिन वहाँ पे आकर, वहाँ पे हमारे एक टीचर था, वो सुपर किड प्रोग्राम के डिपार्टमेंट का फाउंडर है, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा और वो मुझे सुपर किड प्रोग्राम मिले हैं। और चूंकि मैंने अभी सुपर किड प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया और उसका हेड में बन गया, 5th ग्रेड्स होते उसमें, वो मैंने फिनिश कर लिए 5th लेवल्स। अच्छा। और अब मैं उसका हेड हूँ। तो चूंकि उन्होंने मतलब मुझे बताया, उन्होंने मुझे पॉलिश किया और मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, ये सलाहियत है तुम्हारे अंदर, अल्लाह ने तुम्हें ये सलाहियत, ये मकसद तुम्हें दिया है। तो हम्माद, आपके साथ आपके जो क्लास फेलोज हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, आपके कजन्स होंगे, वो नहीं कहते कि हम्माद तुम इतनी ज़बरदस्त बातें करते हो और इतनी तुम्हारी आइडियोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है, ये कैसे तुम्हारे अंदर? फ्रेंड्स की तरफ से क्या कहा जाता है आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है आप उन तमाम लोगों को भी टीच कर रहे हैं जाके जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं। यस, सिर्फ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे, हाँ, बल्कि जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो सारी जगहों पर ये सवाल मुझसे जरूर किया जाता है। अच्छा हम्माद, ये बताएं, क्योंकि आपका ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से है, मोहम्मद एजेंसी
ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, तालीम के मसाइल मौजूद हैं, दीगर मसाइल मौजूद हैं, अमन का मसला था वहाँ पर। तो ऐसे इलाके से आपकी सूरत के अंदर एक हीरा पाकिस्तान के लिए निकल के आना कैसा लगता है? वहाँ के मकामी जो लोग हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं? खास तौर पर आपके घर वाले से क्या कहते हैं? वेल सर, 40+ ईयर्स हो गए कि हम पेशावर इमिग्रेट हुए हैं, और मैं चूँकि पेशावर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर सहूलतें हैं, चूँकि यहाँ पर इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो चूँकि हम पेशावर में रह रहे हैं इसी वजह से, और घर वालों की तरफ से सपोर्ट है मुझे, कि मतलब घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि तुमने ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो मुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहे, वो मुझे और भी करेज कर रहे हैं, और ज्यादा जब मैं जी जी और ज्यादा इनकरेज कर रहे हो। जब मैं फर्स्ट टाइम मोहम्मद एजेंसी गया था अभी कुछ ही महीनों पहले, तो वहाँ पर तो मलक का सिस्टम, मलकाना वो सिस्टम होता है, तो वो सारे आए थे, उनको भी मैंने एक छोटा सा लेक्चर दिया था, और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर फख्र मोमन का खिताब भी दिया। अरे जबरदस्त, क्या बात है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सूबे को भी, पाकिस्तान को भी, जाहिर सी बात है। अच्छा हमाद, जहाँ पर हम आपकी काबिलियत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए, अभी आप 5th क्लास में हैं और आप इतना ज़बरदस्त आपका विजन है, इतनी ज़बरदस्त आप बातें कर लेते हैं, इतनी ज़बरदस्त आपके पास नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें जनरेट करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए होता है, और लोग यही कहते हैं कि तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ साथ भी आ रही होती हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपकी बातें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी वाकई में किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, और आप सिर्फ 10 साल के हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर करना, ये सब आपने कैसे सीखा? इसके लिए आपने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग की कि जी मुझे किस तरह से कन्वर्सेशन करनी चाहिए? क्योंकि अभी तो आप खुद सीखने के अमल में थे, लेकिन आप सिखा रहे लोगों को। यस, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि आई एम एन इंस्पिरेशन, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर द होल वर्ल्ड, आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर द चिल्ड्रन, for the old people, for the teenagers. I'm inspiration for all of them. And as far as your question is concerned, I think कि मैं मतलब जो मेरे खुद की परसेप्शन है, जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, और उसके डिक्शनरी में खौफ नाम का, डर नाम का कोई लफ्ज़ नहीं होता, वो मिट चुका होता है, तो वो डरता नहीं स्टेज पे जाकर खड़े होने से। और दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे अल्लाह की तरफ से एक मदद मिल रहा है कि मतलब ऐसा लोग सोचते कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये इतना छोटा बच्चा हो स्टेज पे जाकर हजारों लाखों लोगों के सामने उनको लेक्चर देता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक सेशन होता है उसका, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हेल्प है, और बहुत ज्यादा हेल्प है। बिल्कुल। अच्छा हमाद, ये बताएं, पहली दफ़ा जब आपने अपने ख्यालात से लोगों को आगाह किया, जब पहली दफ़ा आप मंजर आम पर आए, पहली दफ़ा लोगों को पता चला कि यार इतना छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बातें कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या थे? पहली दफ़ा आपने कहाँ अपनी स्पीच की थी? पहली दफ़ा कहाँ पर आपने जाकर जो है इन तमाम ख्यालात का इजहार किया था? क्लास थी, कोई सेमिनार था, क्या जगह थी वो जहाँ? माई फर्स्ट सेशन, जो मेरी स्पीच थी, फर्स्ट जो लेक्चर था वो स्पोकन यूनिवर्सिटी में था, और सेकंड जो था वो पेशावर यूनिवर्सिटी में था। पेशावर। तो एकदम से रिस्पांस कैसा था कि ये छोटा सा बच्चा आया, ये हमें स्पीच देगा, ये हमारे सेशंस कराएगा? रिस्पांस क्या था? रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था, फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, स्टेज पे खड़ा हो गया था, तो लोग मतलब बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और वहाँ पर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था, मैं सुन रहा था फिर उसको, उस वीडियो को बाद में, कि वो मतलब बोल रहे थे कि इतना छोटा सा बच्चा है, ये आकर क्या हमें सिखाएगा, इससे ज़्यादा नॉलेज तो हमारे पास है। लेकिन स्पीच के बाद वो सब फिर बहुत ज़्यादा खुश थे। बिल्कुल। अच्छा हमाद, ये भी बताओ कि आपने सारी चीज़ें बताई, कितना आपको टाइम लगता है सारी चीज़ें परखने में, पढ़ने में? क्योंकि जितना नॉलेज आप बता रहे हो, आप लोगों को डिलीवर करते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता होगा। तो कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से आप नॉलेज एक्वायर करते हो, और कितना टाइम लगता है आपको, क्योंकि साथ साथ आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं? मैं तकरीबन 17 to 18 आवर्स मेरी दिन में स्टडी होती है, मैं स्टडी करता हूँ। ओह गॉड, 17 to 18 आवर्स। अच्छा। यस। तो आराम कब करते हो? और दूसरी बात, उसके बाद आराम करते हो। लेकिन हमाद, इसके अंदर आपका खाना है, आपका डिनर है, आपका लंच है, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, आप इतना सारा टाइम पढ़ते रहते हैं, आप फटीग नहीं होते? आपको कभी उलझन नहीं होती कि क्या यार रोजाना मुझे किताबों के साथ पढ़ना पड़ता है?
नो 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 नो, अच्छा, ये आपका पैशन ऐसा है? कभी फील नहीं हुआ शुरू से ही? क्योंकि मैं सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ रहा। मेरे पास 5 टीचर्स है, और दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और आप अगर देख सकते हैं ये मोबाइल है मेरे पास। अभी आप जरा सुने कि ये क्या कहता है, सब्र करें। हेलो सिरी, हाउ आर यू? I can't complain. Okay Siri, could you please tell me that what is the weather in Islamabad? It should be nice in Islamabad. See, दूसरी बात आपको बताता हूँ। तो हम आप टेक्नोलॉजी से भरपूर इसको बातें करते हैं। पांच टीचर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी यानी आपका टीचर है। Yes, exactly. मैं गूगल और यूट्यूब इंटरनेट से भी सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पर सवाल देता हूँ और ये मुझे जवाब देता है। क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल ये आप सुने, Siri, could you please tell me? Siri, could you please tell me who's the founder of YouTube? John Kareem. देखे? चलिए जी, हमें आपकी बातें भी समझ आ रही हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप बहुत छोटे से हैं, आपकी एज में इतनी ज़्यादा ऐसी बातें करना, इतना पैशन, इतना विजन, इस तरह से स्टडी करना, 17 to 18 आवर्स, मेरे ख्याल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स भी जो है वो इतने घंटे नहीं पढ़ते होंगे, उनको भी बस 12 घंटे उनके लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन फिर भी हमाद, आपके ओवरऑल अब जो आपका एक क्राइटेरिया है, डेफिनेटली आपका स्टडी का क्राइटेरिया है, आपने कहा जी आप चाहते हैं कि जी आप सबसे कम उम्र वो शख्स हों जो कि जाके अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से खिताब करें, तो उसके लिए क्या आप आगे प्लान्स बना रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स के सबसे पहले मैं पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मुत्तहिद करूं और उनको फिर एक राइट और प्रोमिनेंट डायरेक्शन दूं, और उसके बाद जो हिस्ट्री है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, 1400 साल की जो तारीख है जो हमसे काटी गई है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा। और चौथी बात, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी इनको सिखाऊंगा। सही, बहुत ज़बरदस्त बात है। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, जो आप चाहते हैं आपके सारे ड्रीम्स जो हैं वो आप अच्छे। हमाद साफ़ी हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद थे। पाकिस्तान का फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान में जो गुड मॉर्निंग आज आपको हमेशा से दिखाता है और आपके लिए लेकर आता है और आपको बताता है कि आपके मुल्क में इतना टैलेंट है। और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, जैसे हमाद खुद भी ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जब उन्हें देखते हैं बोलते हुए, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हुए, तो लोग यकीन नहीं करते कि यार ये छोटा सा बच्चा क्या बात करेगा और ये क्या स्पीच हमें देगा, क्या मोटिवेट करेगा। लेकिन आज हमाद साफ़ी से खुद बात हुई है तो आज वाकई हम खुद बहुत इंस्पायर हो गए, मोटिवेटेड हो गए। अब ओवैस ने भी यही करना है कि ओवैस ने भी पढ़ना शुरू करना है और हम सब ने पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाती है। तो जनाब गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। आपको पता ही है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस पूरे सिलसिले पे बात करने के लिए आज एक बार फिर हमें वक्त दिया है डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक साहब ने, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हमने आखिरी बार गुफ्तगू की थी। अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आजकल तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी आप क्या वजूहात समझते हैं और इससे बचा कैसे जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक इतना अहम है कि इस पर तो जितना बोला जाए कम ही कम है, क्योंकि दोनों तरफ से डिमांडिंग अगर हो जाए तो फिर इसके अंदर मामला बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अच्छा, आपने जो लास्ट में हमारी गुफ्तगू होती है कि तलाक का रेशो क्यों तेज़ी से बढ़ रहा है, तो तलाक रेट बढ़ने की वजूहात दोनों तरफ से हो सकती हैं। एक तो ये कि डेफिनेटली जो लड़की जाती है उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, वो अगर पूरी तरह से उसको ना मिल रहे हों तो बसा औक़ात मायूस होती है। और दूसरा ये कि लड़की के पेरेंट्स भी कभी उसको ये सपोर्ट करते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी हमारे पर बोझ नहीं बनेंगे, तुम आ जाओ हमारे यहाँ बैठ के खाना खा लो, इसमें कौन सी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल है। तो लड़की भी जज्बाती हो जाती है। चूँकि शुरू के जो साल होते हैं ना, 1 साल 2 साल, ये बड़े अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, बहुत क्रूशियल, हाँ, बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझ के गुजारने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मशहूर हमारी जो कहावत है कि कड़ी में उबाल आना, तो एक कड़ी का उबाल तो लाजमी साल भर 2 साल तो आता ही आता है। उसमें लड़के को भी फूक फूक के कदम रखने चाहिए, लड़की को भी। अच्छा, क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि हम तवक्कुआत ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, लड़का भी तवक्कुआत ज़्यादा रखता है कि लड़की आएगी तो बस वो मेरी खद्दामा बन के आएगी, मेरे पूरे घर की मासी बन के शायद आएगी। और बहुत से घरों में देखा भी जाता है कि बस औकात जो है ना, बड़े घर के पेरेंट्स वगैरह
वो घर की मासियों वगैरह को फारिग कर देते हैं कि भाई बहू अच्छा आगे। मुफ्ती साहब, एक आम जो परसेप्शन है वो परसेप्शन यही है कि जी अगर झगड़ा हुआ है किसी कपल के अंदर तो डेफिनेटली गलती जो होगी वो लड़की की होगी क्योंकि लड़की कसूरवार है, लेकिन यूजुअली कभी कभी ऐसे होता है कि लड़के की भी गलती होती है और कुछ चीज़ों में वो भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। तो ये एक जो परसेप्शन है कि जी अगर किसी कपल की शादी सही से नहीं चल रही है तो उसमें लड़की ही कसूरवार है, लड़का भी कसूरवार हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बारे में कहा नहीं जाता। हाँ देखिए, इसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी जगहों पे होता भी है, सिर्फ हो ही नहीं सकता बल्कि होता भी है कि लड़के की तरफ से, शौहर की तरफ से गलतियां होती हैं कि जो एक किसी की अगर बेटी को ये अपनी बीवी बना के लाया है तो उसकी जो ज़रूरियात हैं जो शरीयत ने भी इसको दी हैं कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं करेगा तो डेफिनेटली लड़की का नाराज़ होना या गुस्सा होना बजा है। लेकिन बात तो आ जाती है कि जब नई लाइफ स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों तरफ से करना पड़ता है। अच्छा, लड़की ने तो ये किया कि अपने सारे पेरेंट्स को, फैमिली को छोड़ के आगे वो अपने शौहर के साथ रहना चाह रही है, और लड़कियों को अब चाहिए कि ज़ाहिर है जब उसको लेके आए तो उसकी जो भी ज़िंदगी के मैयार उसको मेंटेन रखने की कोशिश करे। बस औकात होता है सिर्फ घर आने जाने पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। लड़कियाँ बार बार अपने पेरेंट्स के आने की डिमांड करती हैं और लड़का उसको अपने पास इससे रखना चाहता है कि जी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क़याम रहे। तो तलाक के रेशो पे हम आ जाते हैं, क्यों बढ़ रहा है? इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से बढ़ता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे जो काबिल यानी गौर है, उस पर हमें बड़ा नोटिस करना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में नज़र बहुत लगती है, इस पर लोग गौर नहीं कर पाते। बस औकात के नई नई जो उनकी खुशियाँ आ रही होती हैं तो उस पर बहुत सी हसरत भरी नज़रें पड़ रही होती हैं, कुछ हसद वाली कुछ हसरत वाली। उसकी वजह से भी होता है कि रीज़न कोई नहीं होगी, लेकिन विदाउट एनी रीज़न दोनों के आपस में बार बार क्लैश होंगे, लड़ाई होंगी, लड़की आके अपने घर बैठ जाएगी और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक ले भी लेती हैं, खुला भी ले लेती हैं, और फिर 3 महीने बाद होश आ रहा होता है कि रो रही होती हैं कि हमें दोबारा शौहर के पास ही जाना है, और बाद में पता लगता है कि ये वो घर बर्बाद हो गए नजर बद की वजह से, तो अब जो नहीं ये इस तरफ दोबारा रुजू करना चाह रहे हैं। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, बहुत फूक फूक के कदम रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से अगर किसी की नई शादी हुई है और उनको लगता है कि जी उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें भी हैं और वो हाईलाइटेड भी हैं, तो उनको किस तरीके से फिर इस नज़र बद का इलाज करना चाहिए? हाँ, एक तो नजर बद का सबसे पहला इलाज तो होना चाहिए कि जो आजकल हमारे ज़माने सोशल मीडिया आम है ना, तो लम्बे लम्बे की जो हम लोग तस्वीरें ले लेके मुख्तलिफ स्टोरीज डाल रहे होते हैं, तो यकीन कह रहे हैं वो घर बैठे बैठे हम अपने खुद नजर लगवाने का इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार। खुशहाल कोई किसी को देख नहीं सकता, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है वो लोगों को नहीं पता होता। लेकिन अगर देख लिया कि हाँ जी अपने हस्बैंड के साथ बड़े खुश है, तो कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके तन बदन में आग लग रही होती है, आपको पता भी नहीं होता और घर खराब होता है। एक तो ये कि इस तरह की चीज़ों से कोशिश करें, अवॉइड करें। आपको सगे रिश्तेदारों से भी आपको नहीं पता होता कि उनके दिलों में हसद आ सकता है, आपके सगे भाई, सगी बहन, सगे कज़न वगैरह में। दूसरी बात ये कि सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ाई में लाजमी रखें। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास तो बेस्ट है, इन चीज़ों को अपनी उसमें डेली रूटीन में रखा जाए। और तीसरी बात ये कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हमारी असल स्पिरिट और रूह है ना, मजहब, उसको मजबूती से पकड़ के रखें हम, कि यानी नमाज वक्त पे पढ़ें, अगर वक्त से छूट भी गई तो आगे पीछे भी हो गई तो पढ़ ले नमाज को, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने बार बार झुकाएं, तो इंशाल्लाह इसकी वजह से नजरें टूटती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये ज़रूर बताइएगा, आपने नज़र के बारे में तो बता दिया कि उससे बचा कैसे जाए, और नजर बद एक हकीकत है, असहाबाए कराम को नज़र लग गई, वो बिल्कुल उस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। नजर बद के इलाज के बाद आप ये बताएं कि एक बात ये भी कही जाती है कि हुकूक की बात है कि बीवी मेरे हुकूक पूरे नहीं कर रही है, खावंद मेरे हुकूक पूरे नहीं कर रहा, और यूजुअली देखा ये जाता है कि खावंद अपने हुकूक के बारे में पढ़ रहा होता है और बीवी अपने हुकूक के बारे में पढ़ रही होती है। अगर एक दूसरे के हुकूक के बारे में पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि दूसरे के ऊपर मेरे क्या हुकूक हैं? हाँ, वही मैंने कहा, डिमांडिंग के बजाय अगर हम डिलीवर करने शुरू कर दें तो उसमें होता ये है कि बस औकात मिसाल के तौर पे छोटी छोटी खुशियाँ बीवी मांगती है कि उसका बर्थडे आ रहा है, अब सरप्राइज चाहती है कि मेरा हस्बैंड सरप्राइज दे, अब दिन भर का थका हुआ आया ना, अब उसने नोटिस किया छोटी सी चीज़ें लेके आ गया, घड़ी ले आया उसके लिए, कोई फूल ले आया, समझे कि वो अब उसको बड़े बड़े बंगले कोठे को ख्वाब उसके जहन में फिर नहीं रहते, उन छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती है। छोटी सी चीज़ें एक्सप्रेस करने से ताल्लुकात बेहतर। कभी वैसे ऑफिस से आते हुए कोई छोटी चीज़, खूबसूरत सी चीज़ पसंद है, जरूरी नहीं छोटी, अगर गुंजाइश है तो अच्छी भी ले, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई गिफ्ट, उसके लिए कोई परफ्यूम, कोई खुशी की चीज़ ला के दे। वही चीज़ मिसेज भी करें कि कभी मार्केट गई तो अपने हस्बैंड के लिए कोई चीज़ लेके आ गई,
और अचानक सरप्राइज दे दिया, मैं आपके लिए ये ठीक लेके है, आई हूँ। सरप्राइज दे दिया। मुफ्ती साहब, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए कि खुशियाँ जो है वो बिखेरनी चाहिए, तो क्या हमारे रिलीजन में भी, क्या इस्लाम में भी इस तरह के कोई वाक़यात हैं जिससे हम ये भी रिलेट कर सकें कि इस तरह का वाक़या हमारे मज़हब में भी है, और हमारे मज़हब में भी डेफिनेटली इसी चीज़ को जो है वो प्रमोट किया गया है? देखिए, मजहब ने तो हमें कुल्लियतन मियाँ बीवी को तो इतनी बड़ी परमिशन दे दी कि अगर एक दूसरे को राजी करने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े ना, तो झूठ जो इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है, मियाँ बीवी को अलाउ किया कि आप आपस में एक दूसरे को झूठ बोल के भी राजी कर सकते हैं। तो इससे बड़े और क्या सरप्राइज होगा हमारे लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये आता है कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दुनिया से पर्दा फरमा गई थी, उसके बावजूद भी कभी भी आप अगर घर में कोई बकरा वगैरह करता था, बकरी करती थी, उसका गोश्त वो उसका हिस्सा बना के तो हज़रत खदीजा की जितनी सहेलियाँ थी उनके घरों में पहुँचवाते थे। तो जब उनके फ्रेंड का इतना ख्याल कर रहे हैं कि उनको हदिया भिजवा रहे हैं, गिफ्ट भिजवा रहे हैं, तो ज़ौजा मोहतरमा कितना ख्याल करते होंगे। तो ये चीज़ हमें सबक देती है। इसी खूबसूरत बात के ऊपर अब यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। सो कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ताल्लुकात के हवाले से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि अगर आपका आपस का मामला है, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गई है, तो तीसरे लोग आकर या तो सुलह सफाई करवाते हैं या फिर मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं या फिर मामलात बिगाड़ भी देते हैं। तो कितना ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए किसी के मामले में, या फिर किसी के कहने पे अगर आपसे एक कपल आके कह रहा है जी हमारा मसला सुलझा दीजिए या हमारा ये मसला है, उस वक्त हेल्प करनी चाहिए या आगे बढ़ के उनके मामले के अंदर बात करनी चाहिए? क्योंकि उसमें ये भी कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी का मामला खुद ही हल करेंगे, हम क्यों इसमें इंटरफेरेंस करें। हाँ, वैसे तो देखिए सबसे बेहतर तो यही है कि अगर कोई आपस में कंप्लेन हो ना, तो मियाँ बीवी आपस में उसको सॉल्व करे। सबसे बेहतर मैटर तो यही है। ठीक होता ये कि उम्मन हमारे यहाँ फ़ौरन कभी वाइफ से मिस्टेक होती है, और उम्मन ये मिस्टेक किस तरह की होती है, ऑफिशियल मिस्टेक, कि वो सेल फोन में घुसती है, ज़रा सा ऊँच नीच देखी ना, फ़ौरन उसके पेरेंट्स से शिकायत लगा दी। उसका नतीजा क्या निकलता है, वक्ती तौर पर तो दब जाता है, लेकिन फिर उसका जो इंतकाम लेना शुरू करता है, उसको ये होता है कि तुमने मेरे ख़ानदान में मेरी इंसल्ट की और मुझे बदनाम किया। इस तरह की मिस्टेक कभी भी ना करें। ये छोटी मोटी चीज़। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप क्यों सेल फोन किसी का चेक करेंगे? हाँ, चेक कर भी ना, आप कमरे में मामले कमरे में रखें। अगर कोई बात इस तरह की आपने देखी भी ना, तो आप फौरन जाके बाहर किसी से शेयर ना करें। मियाँ बीवी की बात एक दूसरे से शेयर करें, और कोशिश करें कि इसको कम से कम एक हफ्ते तक कोई भी मैटर हो रहा है आपस में सॉल्व करें, और यकीन करें कि बड़े बड़े मसाइल वो छोटी सी मुस्कुराहट से और छोटे से अच्छेपन से सब ज़ायल हो जाते हैं। सही। हमारे ज़्यादातर रिलेशन ख़राब जब भी होते हैं, हम बड़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बड़ों को बहुत मजबूरी में इन्वॉल्व करें कि जहाँ पे पानी सर से गुजरता नजर आ रहा तो वहाँ इन्वॉल्व किया जाए, अदरवाइज आपस में सॉल्व करना चाहिए। आपस में ही सॉल्व कर लेने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि जी अगर किसी लड़की की शादी होती है और वो अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन यूजुअली सोसाइटी का ऐसा परसेप्शन है कि जी अब तो आपकी शादी हो गई तो आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा या आपकी कास्ट जो है वो कुछ और लग जाएगी, तो क्या ऐसा मुमकिन है लड़की अपने वालिद का नाम अपनी शादी के बाद भी लगा सकती है? हाँ, देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बयान करना चाहूँगा कि असल में कुछ पोस्ट इस तरह की मेरे पास भी आती हैं। अक्सर सवाल आता है कि लड़की ने अगर शादी के बाद नाम चेंज कर दिया और अपने फादर के बजाय हस्बैंड का नाम लगा लिया, तो बहुत से लोग इसको बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह करार देते हैं, और बड़ी हदीसों की वजह निकाल के ले आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पे लानत फरमाई है कि जो अपने बाप के नाम से हटा के किसी और के नाम को लगाए। फिर उसमें मिसालें दी जाती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, या खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, या हज़रत खदीजा की, कि उन लोगों ने शादी के बाद भी हुजूर का नाम अपने के नाम के साथ नहीं लगाया। देखिए मैटर क्लियर करूं, असल मसला ये है कि हुजूर ने जो लानत फरमाई है वो उन रिश्तों पर लानत फरमाई कि जो शख्स अपने बाप को कमतर समझ के उसका नाम हटा के किसी और का नाम अपने नाम के आता है, उसको हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा क़यामत में। यानी अपने नसब चेंज कर रहा है कि उसका सगा बाप कोई और है, लेकिन सगा बाप गरीब है, कोई इस तरह का है, तो वो अपने बाप किसी बड़े निस्बत चेंज कर रहा है। सही। लेकिन बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, शौहर का नाम जोड़ना, और चाहे बाप का नाम साथ जोड़े चाहे शौहर का नाम साथ जोड़े, ये कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, आयशा उनको जो कह रहे सैयदा आयशा ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ज़ौजा की निस्बत होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर बिन्त की निस्बत होगी यानी बेटी, तो बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आएगा। तो इस्लाम में इसने कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी भी सियासत की हदीस में कहीं भी ममानियत नहीं है कि बीवी अपने शौहर का नाम साथ ना लगाए। बीवी के लिए शौहर का रुतबा इतना बड़ा है कि कायनात में फिर अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद शौहर का मर्तबा अल्लाह ने सबसे बड़ा रखा है कि जी शौहर का बहुत बड़ा। अगर वो सजदे की इजाज़त होती है तो बीवी को कहा जाता है कि जी वो अपने शौहर को सजदा कर ले, तो अगर वो नाम लगाती है इसमें कोई गुनाह नहीं है। और इस तरह की जो पोस्ट वगैरह आती है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
शादी के दरमियान यानी दोनों के दरमियान काफ़ी गैप आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे मुल्क में जाना और फिर वहाँ से आना बहुत आसान नहीं होता। जी हाँ। इसके हवाले से भी बताएं। हाँ, यूजुअली देखें हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि बहुत सारे मर्द कमाने के लिए बाहर जाते हैं। शरीयत ने उसमें इजाज़त रखी इस कंडीशन के साथ कि अगर वाइफ परमिशन देती है तो फिर हस्बैंड कमाने के लिए बाहर जा सकता है, और कम से कम उसका ड्यूरेशन 4 मंथ है कि 4 महीने के बाद उसको चाहिए कि आए। लेकिन अगर बीवी उसको इजाज़त देती है साल 2 साल में आने की, तो फिर उसके साथ इजाज़त है। लेकिन मुफ्ती साहब, नाजेबा कोई हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि वापस इंसान नहीं आ सकता, और इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी के बीच में कि आप तो कह के गए थे कि 1 साल में वापस आ जाऊँगा या 6 महीने में वापस आ जाऊँगा, लेकिन वापस नहीं आया और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, कुछ इसमें अगर वाक़तन मर्द की तरफ से जानबूझ के कसूर हो रहा है तो फिर तो उसको बहुत गुनाह होगा। लेकिन अगर मजबूर है, किसी मजबूरी की वजह से, तब गुनाह नहीं होगा। लेकिन बीवी को इसमें साथ देना चाहिए। और बहुत से मर्द इसमें जानबूझ के भी कुछ तंग करने की कोशिश करें तो वो तो जाहिर सी बात है कि ये एक जुल्म है कि आप किसी के ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, कि उसकी जो ज़िंदगी हसीन लम्हात हैं वो आप उसको सिर्फ कमाने की खातिर छोड़ के बीवी को कहीं दूर चले गए, अब वो बैठी हुई आपके आश्रय में रहे, ना नफ़क़ा भी पूरा ना करें, तो ये जुल्म है। शरीयत इसको पसंद नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती इमरानुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कि जी हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से होना चाहिए, उसको हैंडल किस तरीके से करना चाहिए। आई होप कि आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा मुफीद और मालूमाती रही होगी आप तमाम लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।